वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रीत नॉलेज गैलरी। हम 1 ईयर करंट अफेयर्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो जल्दी से आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये उन सब के लिए बेनिफिट है जो 1 साल के लिए उन एग्जाम्स की तैयारी करें जिसमें 1 साल का करंट अफेयर आता है। यूपीएससी, प्रिल का, सीएससी एग्जाम और पीसीएस एग्जाम्स या एसएससी सीजीएल या बैंकिंग्स वगैरह। तो बिना देरी किए हुए हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है द कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम ऐप सी फ्लो चेन्नई, जो कि एक कोस्टल फ्लड वार्निंग ऐप है जो आपको पहले से बता देगी फॉरकास्ट करके कि 10 दिन पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती है कि यहाँ पर फॉरकास्टिंग सिस्टम ये है कि चेन्नई के अंदर नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है वो काफी नुकसान पहुंचाता है। एक बाढ़ की स्थिति में हर साल चेन्नई आ जाता है। तो 2015 के अंदर भी काफी बाढ़ आई थी। तो उसको देखते हुए ये एक जो लॉन्च की गई है, जो ऐप यहाँ पर एक लॉन्च की गई है, और ये लॉन्च की गई है जो NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी टेक्नोलॉजी, तो इसके द्वारा ये लॉन्च की गई है ऐप। तो ये एक तरह से इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम ऐप है। ठीक है। और यहाँ पर जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक तरह से है, जो कि पहले आपको 10 दिन पहले का फॉरकास्ट आपको बता देगा, ताकि इतनी समय में हम तैयारी कर सकें। और यहाँ इसका जो ऑपरेशनल जो हेड होगा वो नेशनल सेंटर फॉर द कोस्टल रिसर्च चेन्नई के अंदर होगा। ठीक है ना। तो ये एक तरह से आपकी प्रिडिक्शन के अंदर अनुमान लगाने के अकॉर्डिंग ये आपकी जो है ये ऐप काफी काम आने वाली है। तो चेन्नई के अंदर ये एक तरह से जो पहली इंडिया के अंदर अपने तरह की पहले जो फ्लड से रिलेटेड वार्निंग सिस्टम ऐप है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एनआईओटी यहाँ पर जो इसका एक लॉन्चिंग जो इंस्टीट्यूट है वो इसका एनआईओटी होगा। ठीक है। तो जल्दी से बढ़ते हम अगली न्यूज की तरफ। तो चंद्रयान 2 फाइंड्स ऑर्गन इन लूनर एक्सपोस्फेयर। ठीक है। चंद्रयान 2 हमारे पास यहाँ पर एक जो है कि चंद्रयान 2 फाइंड्स इट्स ऑर्गन इन लूनर एक्सोस्फेयर। यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि ये जो आपके ऑर्गन एक काफी नोबल प्रोडक्ट होता है। ऑर्गन ऑर्गन के अंदर ऑर्गन 40 जो है एक प्रोडक्ट होता है जो कि काफी नोबल गैस मानी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर लूनर का जो एक्सपोस्फेयर है, आउटर जो एरिया है, उसके अंदर जो यहाँ पर चंद्रयान 2 ने इस गैस को खोजा है। तो ऑर्गन 40 का जो आइसोटॉप ऑर्गन 40 जो आइसोटॉप होता है, ये ऑर्गन का एक इसी को ही हम नोबल गैस कहते हैं, ऑर्गन के पार्टिकल्स के अंदर आता है। ठीक है। और ये जो है जो इसके ऊपर जो पोटेशियम 40 जो मून सरफेस के ऊपर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का जो होता है, मतलब कहने का कि यहाँ पर इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोटेशियम 40, तो मून के सरफेस के ऊपर। ठीक है। जैसे अर्थक्वेक होते हैं वैसे बाकी प्लैनेट्स के ऊपर या फिर सब प्लैनेट्स के ऊपर जो नेचुरल प्लैनेट्स हैं, तो उनके ऊपर नेचुरल जो सैटेलाइट हैं उनके ऊपर भी अर्थक्वेक्स, उनके ऊपर भी उनके क्विक आते हैं। तो जैसे अर्थ के ऊपर क्विक आने वाले को हम अर्थक्वेक कहते हैं, ऐसे मून पर आने वाले क्विक को हम मून क्विक कहते हैं। तो वहां पर ये उस टाइम रिलीज होता है। ठीक है। चंद्रयान 2 के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज के अंदर हम देख लेते हैं कि चंद्रयान 2 को हमने 2 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, जो एक लास्ट मोमेंट में आके जो फेल हो गया था। उसके अंदर जो एक लैंडर था विक्रम, और उसके अंदर जो रोवर था वो प्रज्ञान था। ठीक है। तो इसके बारे में जो है कि ये हमारा जो मिशन था टाइम से मतलब खत्म होने पर उससे कुछ समय पहले ही जो था ये हमारा जो मिशन एक तरह से फेल हो गया था। जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नासा यहाँ पर कंफर्म कर रहा है यूरोपा जो है एक सैटेलाइट है यहाँ पर, जुपिटर्स का स्मॉलेस्ट।
जुपिटर का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसको गैनीमेड कहते हैं, और जुपिटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है उसको हम यूरोपा कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर यूरोपा का जो क्लिपर मिशन यहाँ पर एक लॉन्च किया गया है, जो कि आपको जो कि स्मॉलेस्ट जो सैटेलाइट है जुपिटर का, उसकी स्टडी के लिए वहां पर जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें कि जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है जिसको हम सोलर सिस्टम के अंदर, हमारी सोलर फैमिली का सबसे बड़ा सैटेलाइट है गैनीमेड, वो भी जुपिटर का है, और सबसे छोटा जो सैटेलाइट है यूरोपा, वो जो है जुपिटर का, उसके ऊपर ये जो क्लिपर मिशन ये वहां पर जाने के लिए तैयार है। तो ये जो इनिशिएट है ये भी नासा के द्वारा लिया गया है। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल जो एस्ट्रोनॉमिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो लॉन्चिंग है ये नासा के द्वारा की गई है। एक और जो नासा यहाँ पर लॉन्च कर रहा है जो कि एक मिस्टीरियस अपने आप के अंदर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला एक है मिशन, जो कि आपको एक तरह से जहां पर स्पेस और हमारा का जो एयर का एनवायरनमेंट है ये यहाँ पर मीट करता है। इस जो मिस्टीरियस एक जो एरिया बनता है, ध्यान से देखिए कि एक जो बनता है, जैसे सैटेलाइट हम यहाँ से लॉन्च करते हैं तो हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट को क्रॉस करके जाता है, जब वो स्पेस के एनवायरनमेंट में चला जाता है तो वो जो बीच में एक पोर्शन मीटिंग का आता है वो काफी क्रूशियल एरिया होता है कि जैसे कोलंबिया जो था 2003 के अंदर जब वापस आ रहा था, तो यहाँ पर अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करते ही वो ब्लास्ट हो गया था। उसका कारण ये था कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो जहां पर ये एरिया मीट करता है दोनों का आपस के अंदर, वो बहुत ही क्रूशियल एरिया होता है। और इस सैटेलाइट को क्या कहेंगे, आइकॉन। इस सैटेलाइट को हम क्या कहेंगे, आइकॉन। और इसकी जो है फुल फॉर्म आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर। ठीक है ना, तो आइकॉनिक कनेक्शन जो आइनोस्फेरिक कनेक्शन है एक्सप्लोरर, जो पिगोसिस एक्सेल रॉकेट जो इसके अंदर यूज होगा। इसके अंदर रॉकेट कौन सा यूज होगा, पेगासस एक्सेल रॉकेट इसके अंदर यूज होगा। और द मिशन एम्स टू अंडरस्टैंड द हाउ द सोलर विंड एंड द अदर स्पेस वेदर फेनोमेना इंटरेक्ट विद द आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर वही है जहां पर जो हमारे जो लास्ट में जो सैटेलाइट जो होते हैं वो वहां पर जाके अपना काम करते हैं। और ये जो आइनोस्फीयर जब यहाँ पर अर्थ के स्पेस के साथ जो एयर के साथ वहां पर मीट करता है, उसी एरिया को क्रूशियल स्टडी के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर यहाँ से ऊंचाई के ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम जो कि नासा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि नासा यहाँ पर स्टडी जो है वर्ल्ड का सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो कि सोलर सिस्टम को स्टडी करता है। तो उसकी जितनी भी रिसर्च आएंगी तो उसको सबसे ज्यादा ध्यान में देना जरूरी है। द आइनोस्फेरिक, अब ये इसकी आगे की इंफॉर्मेशन है। द आइनोस्फेयर इज अ चार्ज पार्ट ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर। जो आइनोस्फेयर है वो अपर एटमॉस्फेयर का चार्ज पार्ट है, एक्सटेंडिंग सेवरल 100 miles अप। इट इज नॉट कांस्टेंट फ्लक्स एट स्पेस वेदर द बॉम्बार्ड्स एंड द अर्थ वेदर फ्रॉम बिलो सम डिस्टरप्टिंग रेडियो कम्युनिकेशंस। ये देखिए आइनोस्फेयर इमेज के अंदर आपको बताया जा रहा है कि जो कि आपका पड़ता है, ये देखिए ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर एक जहाँ पर हम लोग करते हैं रहते हैं वो हमारा थर्मोस्फेयर है, और इसकी ऊंचाई कहीं-कहीं पर 14 किलोमीटर भी पड़ती है, कहीं पर 8 किलोमीटर है और कहीं पर 18 किलोमीटर भी है। तो अलग-अलग बुक्स के अंदर अलग मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद आता है ये ट्रोपोस्फेयर। जहाँ खत्म होगा वहाँ एक ट्रोपोपॉज़ आ जाएगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जहाँ खत्म होगा ट्रोपोपॉज़ आ जाएगा, और उसके बाद स्टार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सा स्टार्ट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जहाँ खत्म होगा तो ये आ जाएगा स्ट्रेटोपॉज। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर वही है जहां पर प्लेन्स उड़ते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर तक होती है। अब जैसे हमारे जो प्लेन होते हैं जिसके हम सफर करते हैं वो 30,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर चले जाते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेट जो है आपके 20 से 30 किलोमीटर, जो 20 से 25 किलोमीटर के आसपास ये चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसी स्ट्रेटो जो स्फेयर है यहीं पर इसका जो आती है, जहां पर ये खत्म होने वाली होती है तो वहां पर ये ओजोन लेयर आती है।
इसी के ओजोन लेयर जो काफी इंपॉर्टेंट भी रहती है हम लोगों के लिए, जो यूवी जो है अल्ट्रावायलेट्स जो रेज हैं उसको सी अल्ट्रावायलेट सी रेज के लिए ये जो हमको सेफ गार्ड करती है और बचाती है। उसके बाद आती है हमारी मेसोस्फेयर, ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी आइनोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर के बाहर हम जब निकलते हैं तो ये अर्थ का टोटल एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है, वहां से स्पेस का जो एयर होता है, स्पेस की एयर है वहां से मीट करनी स्टार्ट करती है, और यही क्रूशल जो होता है हमारा जो किसी भी सैटेलाइट किसी भी शटल को एंट्री के लिए या एग्जिट के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज वहां पर ब्लास्ट हो सकता है। तो कम टेम्परेचर और स्पीड को दोनों को कम करने के लिए यहाँ पर उसकी स्टडी के लिए, फर्दर एक्सीडेंट से बचने के लिए और उनकी डीप डेप्थ स्टडी के लिए इस तरह के एक मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जापान, जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक कार्गो स्पेसशिप है वो लॉन्च कर रहा है। जापान, यहाँ पर देखिए ध्यान से, बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट स्पेसशिप फॉर द स्पेस स्टेशन। यहाँ पर जापान ने अब तक का सबसे बड़ा जो स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है। इससे पहले भी जापान ने काफी लॉन्च किए हैं। जो जो काउनोतोरी 8 है इसका नाम, क्या नाम है इसका? काउनोतोरी 8। काउनोतोरी 6 भी आया इससे पहले, काउनोतोरी। तो जो है ये जो लॉन्च किया जाएगा H2B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको इमेज दिख रही है, जो ये जो है इसकी एक्चुअल इमेज है, तो एक्सपेक्टेड इमेज है, सॉरी। तो ये जो होगा ये एक लॉन्च जो है किया गया है, ये इसकी ओरिजिनल इमेज है, लॉन्च कर दिया गया है। तो जो आपका सबसे बड़ा कार्गो स्पेस शिप जो है वो जापान के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी वो ये रहेगी कि नासा एस्ट्रोनॉट्स मेक द हिस्ट्री, द फर्स्ट जो है ऑल वुमेन स्पेस वॉक। ऑल वुमेन स्पेस वॉक है ये, जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा किया गया है। इससे पहले स्पेस वॉक बहुत बार हो चुकी हैं, उसमें वुमेन भी गई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो लेडी एस्ट्रोनॉट्स हैं, वुमेन एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो गई हैं, क्रिस्टीना कोच एंड जेसिका मेयर। तो क्रिस्टीना कोच एंड जेसिका मेयर, ये दोनों जो गई हैं, ये एक टीम के तौर पर गई हैं, और ये फर्स्ट ऐसा जो स्पेस वॉक है जो जिसकी टीम में वुमेन्स नहीं किया है, इसके अंदर कोई भी मैन नहीं था, ठीक है। जेसिका कोच तो इससे पहले भी कर चुकी हैं, ये उनका चौथा था, ठीक है। लेकिन सॉरी, क्रिस्टीना कोच का ये चौथा था, सॉरी, ये ध्यान से देखिए, क्रिस्टीना कोच का ये चौथा था, लेकिन जेसिका मेयर का ये अपने आप में ये एक पहला स्पेस वॉक था। ध्यान से सुनिए कि जेसिका जो मेयर है ये पहली बार स्पेस वॉक पे गई हैं वुमेन के तौर पर, और लीडिंग जो यहाँ पर वुमेन टीम रही है जिसके अंदर दोनों ही वुमेन्स थी। इससे पहले गए हैं क्रिस्टीना कोच जरूर जाती रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मैन भी होते थे, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ दोनों वुमेन ही गई हैं एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो यहाँ पर आपका वुमेन स्पेस वॉक है ये नासा के एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा किया गया है। उन एस्ट्रोनॉट्स का नाम है क्रिस्टीना कोच और जेसिका मेयर। तो जो एक्स्ट्रा विकुलर एक्टिविटी होती है ये किस लिए जाती हैं, ये वहां पर किसी भी तरह के सैटेलाइट में दिक्कत आ रही होती है, पहले से ऑलरेडी जो स्टेब्लिश सैटेलाइट होते हैं उनको रिपेयर करने जाती हैं, उनकी बैटरी में कई बार फॉल्ट हो जाता है, तो ये इसीलिए स्पेस वॉक किया जाता है। तो ये जो दोनों जाती हैं ये बैटरी रिपेयर करने के लिए जाती हैं, ठीक है ना, ये फॉल्टी बैटरी को रिपेयर करने के लिए जाती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, आने वाले आगे जो स्लाइड होंगे उसके अंदर भी दूंगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ कंट्री से मिलकर स्पेस स्टेशन बना होता है। तो हर कंट्री का 3 या 4 कंट्री ऐसी भी जिनका अपना पर्सनल है, लेकिन 5 से 6 कंट्री ऐसी जिन्होंने जॉइंटली तौर पर भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है। और ये हिस्ट्री जो स्पेस वॉक लेडी वुमेन स्पेस वॉक की हुई थी 18 अक्टूबर 2019 को हुई थी। और यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट थे इन्होंने जो रीजन था फॉल्टी बैटरी को चार्ज करने के लिए किया गया। और स्पेस वॉक को जो हम EVA कहते हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा विकुलर एक्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा विकुलर एक्टिविटी भी यहाँ पर
जो होती है उसको हम ईवीए की शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी कहते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर ये भी चीज आ जाती है कि ईवीए की फुल फॉर्म बताओ, तो ईवीए की फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी क्या होती है? ईवीए की फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो इससे नासा की मैंने आपको पहले भी बात की थी कि नासा से रिगार्डिंग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, बिकॉज नासा एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है। नासा का फिर एक और अगला इंफॉर्मेशन ये आती है कि नासा रीनेम द अल्टीमा थुले, जो एक तरह से आपका एरोकॉथ। तो एक जो आपको जो इमेज ये दिखाई दे रही है, तो इस इमेज के अंदर आपको लग रहा है कोई एक चट्टान सी है जो कि किसी एक डंबल की शेप में है जिसके 2 सिरे हैं। तो यहाँ पर जो है अबाउट 6.6 बिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, कूपर बेल्ट। तो कूपर बेल्ट के बारे में भी हम बात करते हैं, जहाँ पर हमारा जो खत्म होता है लास्ट जो हमारा जो प्लेनेट है नेपच्यून, उसके जस्ट बाद एक कूपर बेल्ट आती है। ठीक है, जहां से हम धीरे धीरे एक जो हेलियोस्फीयर के बाद हेलियोपॉज आएगा, उसके बाद हम अपने वाली गैलेक्सी से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, जिसको इंटरस्टेलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कूपर बेल्ट वहीं पर होती है, जो ये कूपर बेल्ट ऑर्बिट ऑफ कूपर बेल्ट, ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून जो कूपर बेल्ट के आगे जो पड़ता है, जो कूपर बेल्ट जो जहां पर आपकी करती है, नेक्स्ट इमेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 2 तरह के ये एक जो चट्टान है, 2 स्टोन ऐसा लगता है कि आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये 297 साल में एक बार यहाँ पर खड़ी, और यहाँ पर जो है जो इसको लॉब्स बोला गया है, जो एक दोनों तरह के वेट होते हैं जो हम एक्सरसाइज वगैरह करने में जो डंबल यूज करते हैं। एक 21 किलोमीटर जो है और दूसरे का डायमीटर जो है 15 किलोमीटर के आसपास का है, अक्रॉस विच क्रिएट द अपीयरेंस ऑफ अ डोनट। ठीक है, तो यहाँ पर एक है कि नासा ने एक ये भी फाइंडिंग की है, इसका जो रीनेम है तो इसका नाम कर दिया गया अराकोथ। इससे पहले भी इसका नेम चेंज किया गया था, जिसका नाम जो इन्होंने ये एराकोथ का नाम इससे पहले भी चेंज किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। फिर नासा का मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आपको हो सके नासा के इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुरानी डिस्कवरी के आधार पर जो मैंने आपको कहा था कि इसका नाम पहले भी चेंज किया गया था। स्टार्टिंग में इसका नाम जो था 2014 में इसको सर्च किया गया था, तो इसका नाम 2014 MU69 रखा गया था। was given to nickname अल्टीमा थुले। तो लास्ट ईयर इसका नाम चेंज किया गया था अल्टीमा थुले। अब ध्यान से सुनिए, 2014 में इसको हम सर्च करते हैं, उस टाइम इसका नाम रख देते हैं 2014 MU69 फर्स्ट नेम फाइंड करने पर, और लास्ट ईयर हमने इसका नाम रख दिया अल्टीमा थुले, और इस बार इसका नाम जो हमने ऑफिशियल इसको जो नेम दिया है वो हमने क्या कर दिया, वो हमने इसको कर दिया अराकोथ। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन थी कि एक डंबल की शेप की चट्टान है जो कि कूपर बेल्ट के आसपास है। ठीक है, तो और कूपर बेल्ट कहाँ होती है? नेपच्यून के आसपास। तो एक चीज ध्यान रखना, ये देखिए ये है आपकी कूपर बेल्ट। ठीक है ना, तो कूपर बेल्ट कहाँ पर है? जहां पर ये हमारा लास्ट जो आपका एक तरह से ये कूपर बेल्ट है सारी की सारी, और इससे जो आपके ये देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके सब अंदर है। ये वॉयेजर 1 जो कि आज से मतलब 2013-14 के अंदर जो लॉन्च किया गया था, ये है हमारा वॉयेजर 2। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है 122 AU है, और इसकी डिस्टेंस है 147 AU। ठीक है ना, और ये जो है आपके वॉयेजर 1 की बजाय वॉयेजर 2 ने थोड़ा सा ज्यादा डीप स्टडी किया है। ये गैसेस जो हमारे प्लैनेट्स हैं, नासा ने इसको लॉन्च किया था, और गैसेस प्लैनेट्स हैं हमारे कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो लार्ज इन साइज एंड वॉल्यूम भी हैं। इनको स्टडी करता हुआ ये वहां पर पहुंचा है, और इसने 16 जो हैं मून्स भी फाइंड किए हैं। 16 मून्स को भी इसने फाइंड किया है। तो इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अगली इंफॉर्मेशन की। मलवेयर अटैक कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। देखिए कुंडनकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है ये हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर एक मलवेयर अटैक हुआ। मलवेयर अटैक बच्चे क्या होता है? मलवेयर अटैक एक तरह से कहीं ना कहीं टेक्निकली जो मतलब जो अ, इसको हम साइबर अटैक भी एक तरह से बोल सकते हैं। तो मलवेयर अटैक जो होता है वो कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के अंदर किया गया है। टोटली एक तरह से
ये टेक्निकल कंसेप्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर एक अटैक हुआ है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन चुराने से रिलेटेड, जिसको हम मलवेयर अटैक बोल देते हैं। आपके लैपटॉप के अंदर भी कई बार आपको सीन आता है, अगर एंटीवायरस ना हो तो कहीं ना कहीं मलवेयर के नाम से ये चीज होती है, ठीक है ना। तो एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इस चीज को फाइंड किया है कि मलवेयर अटैक एक आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो एक सिस्टम है जो कि तमिलनाडु के अंदर जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक मलवेयर अटैक आपका हुआ है। तो इस मलवेयर का नाम है डिट्रैक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है डिट्रैक। और ये पाया गया है कि ये जो करने वाली है, ये जो मलवेयर आया है, ये नॉर्थ कोरिया से आया है। तो थोड़ा सा डाउट होता है कि ये नॉर्थ कोरिया की कहीं वहां के स्पाइस जो जासूस होते हैं उनकी कोई चाल तो नहीं। तो मलवेयर अटैक जो है, एक क्वेश्चन सीधे तौर पर आएगा कौन से, तो ऑप्शन के अंदर आपका जो होगा, दो तीन न्यूक्लियर प्लांट्स के नाम दे सकते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, इसरो वगैरह या डीआरडीओ, ये भी दे सकते हैं ऑप्शन के अंदर। तो आपको कुननकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर है, उसको नाम, उसका ही हमने वहां पर ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है, चाइना यहाँ पर लॉन्च कर रहा है सूडान का फर्स्ट एवर सैटेलाइट, नेम सूडान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, SRSS। अब यहाँ पर जो है, चाइना ने यहाँ पर पिछले साल 2019 में जो कि किया है 3 नवंबर 2019 को, तो जो लॉन्च किया है सूडान का जो फर्स्ट सैटेलाइट है, यहाँ पर जो बनता है SRSS-1। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो सूडान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1, और ये लॉन्च किया गया 3 नवंबर को, जो शांजी जो नॉर्थ चाइना के अंदर एक प्रोविंस है, वहां का स्टेट है या राज्य है, ठीक है। और सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया, मार्क 4B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। मार्क 4B रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे चाइना का किसी एक रॉकेट का नाम और भी है, तो उसका नाम है ख्वांगजो जो है रॉकेट, और चैंग E4 जो एक तरह से चाइना का मून मिशन है, U2 भी बोलते हैं इसको, जो कि खत्म हो चुका है, क्लैप्स हो चुका है, जो उनका फेल हो गया था। तो चैंग E4 जो है, और चाइना के जो बाकी सैटेलाइट भी हैं उनका नाम है ग्वाफन एंड बीडू, ठीक है ना। तो ये चाइना के जितनी भी रिगार्डिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन बनती है एक न्यूज के साथ साथ, ध्यान से सुनिए। चाइना ने फर्स्ट सूडान का जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम है सूडान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि जो शांजी नॉर्थ चाइना के अंदर जो एक प्रोविंस है, वहां से लॉन्च किया गया। और इसके जो रॉकेट का नाम है मार्क 4B रॉकेट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने वाला है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्वाफन और बीडू जो है, ये 2 चाइनीज सैटेलाइट और भी हैं, और यहाँ पर जो चाइना का मून मिशन U2 था, ई चैंग 4 जो मतलब ये भी वहां पर एक क्लैप्स हो गया है, ठीक है। तो चाइना के बारे में ये जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने कोशिश की है इसको इकट्ठा करने की, आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉस्मिक यति। साइंटिफिक जो तौर पर एक फुटप्रिंट जो होते हैं, मॉन्स्टर गैलेक्सी बीइंग द कॉल्ड द कॉस्मिक यति। एक चीज याद रखना, कई बार हम सर्च करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो हमारी माइंड के अंदर होता है, या हमारा एक प्लान होता है, भी हम इस चीज को फाइंड करने जाते हैं, जैसे हम किसी सैटेलाइट को फाइंड करने के लिए जा रहे हैं, जुपिटर के नए सैटेलाइट को। लेकिन अगर विदाउट ऑब्जेक्टिव हम सिर्फ सर्च अभियान के अंदर लगे हुए हैं, चलो कुछ भी मिल जाए, तो हमारी जो हबल जो है, जो टेलीस्कोप है, उसके द्वारा हमें कुछ ना कुछ ऐसे ही एक्सीडेंटली ही मिल गया, जिसका हमारा कोई टारगेट नहीं था जिसको चूज करना, लेकिन फिर भी हमें कुछ मिल गया, ठीक है ना। तो वो जो होते हैं, अब ये जो हमें इसी तरीके से मिला है कॉस्मिक यति, जो इसको हम कह रहे हैं, द फुटप्रिंट मॉन्स्टर गैलेक्सी बीइंग द कॉल्ड कॉस्मिक यति इन अर्लियर यूनिवर्स दैट हैज नेवर बीन सीन बिफोर, जो आज से पहले हमें कभी नहीं मिली, मतलब ऐसी हमें कभी देखी ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉन्स्टर गैलेक्सी जो गैलेक्सी के बाहर की तरफ एक जो अटाकामा लार्ज मिलिट्री एरी, ऑब्जर्वेशन ये किसके द्वारा किया गया है, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरी, सॉरी मिलीमीटर एरी। तो एस्टिमेटेड लाइटेड जो इसकी जो ये एक तरह से अलग गैलेक्सी है, और इसकी जो दूरी है हमारी अर्थ से 12.5 बिलियन ईयर्स, जो यहाँ पर लाइट ईयर्स के बारे में बात हो रही है। तो लाइट ईयर हम उसे कहते हैं जो एक साल के अंदर कोई भी
जितना भी हम लाइट होती है वो 1 साल के अंदर जितना डिस्टेंस पूरा कर सकती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ से 12.5 बिलियन लाइट ईयर जो है यहाँ पर, जो कि इसकी दूरी है, ठीक है? और ये याद रखें कि एक जो कॉस्मिक यति है, ये गैलेक्सी के बारे में सच हम बात कर रहे थे, तो हमारा जो सौरमंडल है या फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर फैमिली है, वो एक गैलेक्सी के अंदर का पार्ट है। उसके अंदर एक तारा है जिसको हम सन बोलते हैं, जो स्टार है उसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं, जिसके अंदर हमारा भी एक लिविंग प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं हम अर्थ को, ठीक है? तो ऐसे वर्ल्ड में करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं और करोड़ों गैलेक्सी के अंदर करोड़ों फैमिलीज़ हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी तक इतना कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं हो पाई है, वो हमारी रिसर्च से बहुत दूर की चीज़ है, ठीक है? और रही बात जो आपका यूनिवर्स है उसके साइज़ की, तो उसके अंदर करोड़ों गैलेक्सी हैं, करोड़ों गैलेक्सी के अंदर अरबों-खरबों तारे हैं और अरबों-खरबों जो तारे बनते हैं, उनकी अपनी कोई एक फैमिली हो सकती है। हो सकता है किसी गैलेक्सी के अंदर 50-60 प्लैनेट भी हों, लेकिन ऐसा हमारे पास अभी भी प्रूफ नहीं है। तो ये अभी तक हमारी जो साइंटिस्ट है अब तक उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए हैं कि हम क्योंकि जो ब्रह्मांड है विरल बहुत है और ये भी कहा जाता है कि वो अपने आप ही फैलता जा रहा है। तो ठीक है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई ओरिजिन नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो होती हैं गैलेक्सी के अंदर एक ही फैमिली काम कर रही है, वो हमारी गैलेक्सी के अंदर सन जो एक स्टार है, उसके जो चारों तरफ हमारे बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ऐसा बहुत सी गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे है, ऐसी करोड़ों गैलेक्सियाँ, अरबों गैलेक्सियाँ पूरे यूनिवर्स के अंदर और भी हैं। बात करते हैं जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका नाम है जाक्सा। ठीक है? यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग जो है वो वापस जो आ रहा है, तो हायाबुसा 2 probe is the healing back to Earth from his mission from the collecting sample from asteroid called Ryugu. ठीक है? एक ryugu एस्टेरॉयड है, यहाँ से वो जो हायाबुसा 2 जापान का जो है, ये जो स्टडी करके वापस आ रहा है। ठीक है ना? तो हायाबुसा 2 जो कि 300 मिलियंस किलोमीटर फ्रॉम अर्थ है। तो यहाँ पर आपके पास जो मेन चीज़ है वो आपकी आ जाएगी कि एक तो आपको एस्टेरॉयड का नाम याद करना है और जापान की एरोस्पेस एजेंसी का जो रहेगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है ना? तो इसका नाम ये है। तो जो भी आपको द सैंपल विल बी प्रोवाइड क्लोज टू द रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम वेल एज लाइफ ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसके बारे में और स्टडी करने के लिए कि कोई एक ओरिजिन या इसका जो एक कहाँ से क्या रीजन इसका बन सकता है, कोई एक क्षेत्र ऐसा कि जहाँ से अर्थ की लाइफ का ओरिजिन हुआ हो। ठीक है ना? तो हायाबुसा जो नेम है एक फाल्कन जो के नाम पर है। फाल्कन एक बच्चों बाज को कहते हैं फाल्कन। तो यहाँ पर जो कि 2020 के लास्ट तक ये वापस आ जाएगा। ठीक है ना? तो हायाबुसा 2 जो है एक मिशन का नाम है जो जापान की एरोस्पेस जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के द्वारा किया गया था। तो हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो जाक्सा की फुल फॉर्म, एक हायाबुसा 2 जो कि जापान का है और एक एस्टेरॉयड जिसकी स्टडी के लिए गया है। ठीक है ना? और जो आएगा कब? एक लास्ट के अंदर 2020 के लास्ट तक ये आ जाएगा। ठीक है? तो इससे 3 या 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक जो आपकी जितनी भी मेजर कंट्रीज़ हैं, जापान है, कनाडा है, यूएसए है, ठीक है? चाइना है, तो ये जो बनती हैं आपकी काफ़ी साइंटिफिक तौर पर जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसके अंदर ये लीडिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है? नेक्स्ट है नेपाल सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेपाली सेट इनटू स्पेस फ्रॉम वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर नेपाल ने भी अपना एक तरह से पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, लेकिन अमेरिकी हेल्प से किया है इन्होंने। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो नेपाली सेट 1 है, तो ये इन्होंने लॉन्च किया है वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स के हेल्प से। ठीक है? तो नाम इसका है नेपाली सेट 1, जिसको हम बोल रहे हैं नेपाली सेट मतलब सैटेलाइट, 1 मतलब पहला। ठीक है? नेपाली सैटेलाइट 1 और रावण जो रावणा 1 है, ये ध्यान रखिए लंका ही आएगा इसके अंदर। श्रीलंकन जो है हमें पता है भी श्रीलंका के अंदर ही लंका थी, तो इस तरह से रावण 1 जो होगा वो श्रीलंका का होगा। उन्होंने जो एक ऑर्बिट ट्यूब रिसर्च के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये सैटेलाइट भी उसका एक फर्स्ट सैटेलाइट है श्रीलंका का और ये सैटेलाइट भी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा
लॉन्च किया गया है। तो 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। फर्स्ट वन इज नेपाल, नेपाली सेट 1, और सेकंड वन इज रामना, रामन जो कि श्रीलंका से बिलोंग करता है। तो इसी तरीके पे हम इसका नाम याद कर लेंगे कि रामना 1 जो है लॉन्च किया है श्रीलंका ने, और दोनों ही अमेरिका के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास है, काफी सारी कंट्रीज है जिनके पास अब तक अपना ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं होता, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड नहीं होती, तो वो दूसरी कंट्रीज की हेल्प से करते हैं। जैसे हम लोगों ने भी बिल्कुल स्टार्टिंग में रशिया की हेल्प से काम स्टार्ट किया था अपना सैटेलाइट भेजना, और राकेश शर्मा जो कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हमारे इंडिया के बने थे, वो भी रशियन और अमेरिकन टीम के साथ गए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक फॉरेन हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी होती है इस तरह के काम करने के लिए। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओजोन होल जो है स्मॉलेस्ट ऑन रिकॉर्ड। हालांकि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ओजोन होल ऑलमोस्ट रिपेयर हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन जो देनी है, वो उसका जो मेन पर्पस ये है कि आपको ये पता चल जाए कि ओजोन होल बढ़ता कब है और कम कब होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जहाँ साउथ पोल है वहां पर उसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा होल हम लोगों ने फाइंड किया था, जो 2006 के अंदर था, 10.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स। ठीक है ना, तो इतना बड़ा एक होल वहां पर डिस्कवर किया गया था, जो उस टाइम उसका साइज था 10.3 मिलियन स्क्वायर माइल्स। लेकिन अब वो साइज घटकर, जो कि पिछली नवंबर दिसंबर में घटकर 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स हो गया, ऑलमोस्ट थर्ड हो चुका है। ठीक है, और एवरी ओजोन होल, अब यहाँ पर देखिए ओजोन होल बढ़ता कब है। ओजोन होल हमेशा सितंबर से अक्टूबर, जब वेदर चेंज होता है हमारे, जैसे हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ बढ़ते हैं और उस टाइम ह्यूमिडिटी का बीच में एक पीरियड आता है जहां पर मौसम थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो उन दिनों जब वेरिएशन आता है वेदर के अंदर, तो सितंबर अक्टूबर के अंदर ओजोन होल एकदम से अपनी पीक पर होता है, दैट्स मीन यहाँ पर बढ़ता है और डिसअपियर बाय द लेट दिसंबर, और ओजोन होल यहाँ पर धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, जो कि दिसंबर के लास्ट में, जब एक मौसम पूरा स्टेबल हो जाता है, फुल सर्दियां हमारे लिए आ जाती है, विंटर सेशन पूरा पीक पर होता है उन दिनों। ठीक है, और ओजोन होल जो, या ओजोन को हम मेजर करते हैं डॉप्सन के अंदर, किस यूनिट में, डॉप्सन यूनिट के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो बना हुआ है, ये याद रखना, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका जो है इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन फॉर द प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए ये एक ट्रीटी साइन की गई है, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिए, साउथ पोल के पास ओजोन होल है, जो कि 2006 के अंदर पहली बार डिस्कवर किया गया था। उसका साइज 10.3 मिलियन स्क्वायर मीटर था, और उसके बाद इसको आज की डेट में रिड्यूस पाया गया है दिसंबर के महीने में। ठीक है, और ओजोन होल हमेशा सितंबर अक्टूबर में बढ़ जाता है, और नवंबर दिसंबर में, दिसंबर के लास्ट तक वो कम हो जाता है। जो ओजोन होल होता है, इसको हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट के अंदर, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इंटरनेशनल ट्रीटी ही है एक तरह से, जो कि ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए बनी है। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात आपने कभी सुनी होगी, क्रिप्टो करेंसी क्या कंसेप्ट होता है। तो फेसबुक ने एक लिब्रा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। क्रिप्टो करेंसी मतलब रियल में ऐसी कोई करेंसी नहीं होती, तो सिर्फ और सिर्फ लेन देन होगा। एक आप इसको डमी करेंसी भी बोल सकते हैं। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अमाउंट इसके अंदर खरीद सकते हैं और उसको आप उसके वॉलेट में रख सकते हैं और उसके ऊपर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो कैलिब्रा मैनेजमेंट, जो कैलिब्रा है, ये फेसबुक का एक मैनेजमेंट टूल है, जो क्रिप्टो जो करेंसी जो है उसको मतलब डील करने के वो काम आएगा। तो कैलिब्रा, ठीक है। और फेसबुक की जो लिब्रा क्रिप्टो करेंसी, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि लिब्रा क्रिप्टो करेंसी किसने लॉन्च की है, तो वो की है फेसबुक ने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करें, जो फेसबुक ने मैनेजमेंट टूल जो कैलिब्रा के नाम से लॉन्च किया है, जो डिजिटल वॉलेट ऑफर करेगा आपको, जिसके अंदर आप इसी अमाउंट को या क्रिप्टो करेंसी को सेव कर सकते हो, खर्च कर सकते हो लिब्रास की फॉर्म के अंदर। लिब्रा क्रिप्टो करेंसी, जैसे रुपया होता है, डॉलर होता है, यूरो होता है, वैसे ही लिब्रा जो फेसबुक ने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम आपका ये लिब्रा रख दिया गया है। ठीक है, तो गूगल मैप जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक फीचर लेकर आया है लास्ट ईयर, तो गूगल मैप यूजर विल नाउ सी द बस ट्रेवल टाइम्स फ्रॉम लाइव ट्रैफिक अक्रॉस 10 मेजर सिटीज एज वेल एज गेट लाइव ट्रेन स्टेटस। यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि गूगल मैप, अब जैसे हम कहीं डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग गूगल मैप ऑन कर लेते हैं, हम उसका डेस्टिनेशन देखते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे साथ ही रहता है वो मैप। मतलब हमारी गाड़ी अगर कहीं जा रही है या हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे को ही ट्रैक बताएगा। लेकिन यहाँ पर वो गूगल ने एडवांस फीचर के तौर पर यहाँ पर लाइव जो ट्रेन स्टेटस को भी बता रहा है, मतलब जिस हम ट्रेन की वेट कर रहे हैं वो अब तक कहाँ पहुंची है, ठीक है ना? तो ये भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर आया है और ये 10 मेजर सिटीज के लिए आया है फिलहाल के तौर पर। और यहाँ पर जो अलग तौर पर इंट्रो जो किया गया है, उसके अंदर ऑडिशन किया गया ऑटो रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इसके अंदर यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मतलब रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये एक तरह से अपने आप में इंडिया का फर्स्ट फीचर है जो कि ट्रांसपोर्ट को बड़ा इजीली और क्विकली तौर पर मतलब अवेलेबल करा रहा है। तो हम यहाँ पर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन या मैसेजेस की वेट किए बिना खुद ही ट्रेन के स्टेटस को, ऑटो रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये अपने आप में गूगल का एक सबसे बड़ा फीचर आया है। और यहाँ पर इसके साथ साथ ये जो एक्सप्लेनेशन जो आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर इसी से रिगार्डिंग जो फीचर आया है 2019 में आया था और स्टे सफर के नाम से। इस फीचर को क्या नाम दिया गया है? इस फीचर को नाम दिया गया है स्टे सफर। स्टे सफर के नाम से इसको फीचर को नाम दिया गया है। और ये ऑटो रिक्शा, टैक्सीज और ये सबको एक मतलब बिल्कुल ही विदाउट एनी डिस्टरबेंस इसको ये करने जा रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो कि ओला कैब, उबर कैब और इन सब के ऊपर मतलब सफर करते हैं, इनको यूज करते हैं। और यहाँ पर कई बार ड्राइवर होते हैं जो उनके ओला कैब जो कैब्स होती हैं, वो आपको लंबे रूट से लेकर जाती हैं अपना बिल बनाने के लिए, या फिर मिस हैपनिंग से बचने के लिए आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो अपना एरिया आधा किलोमीटर तक डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, आधा किलोमीटर होते ही ऑटोमेटिकली आपके पास आपके फोन पर बज हो जाएगा, मतलब एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आपको बता दिया जाएगा कि आप अपने रियल ट्रैक से इतने किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। मतलब आधा किलोमीटर के बाद ही वो आपको कर लेगा। कई बार रास्ता ठीक नहीं होता तो किसी मतलब आप डाइवर्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिना बताए कोई कैब वाला या ऑटो रिक्शा वाला या किसी भी तरीके से आप किसी भी साधन से जा रहे हैं, अगर वो खुद डाइवर्ट करता है बिना बताए, या तो उसकी मंशा हो सकती है आपसे ज्यादा बिल ऐंठने की, तो आप ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको रियल जो स्टेटस है वो आपको बता देगा कि आप अपने डेस्टिनेशन से डाइवर्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर एक अपना फैसला ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मिसगाइड होने तरीके से बचाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर नासा यहाँ पर मेजर एक इंफॉर्मेशन दे रही है, ड्रैगन फ्लाई टू लुक फॉर ओरिजिन साइंस लाइफ इन टाइटन। यहाँ पर एक जो है एस्ट्रोनॉट, जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो नासा इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर इन्होंने एक प्लान को लॉन्च करने के लिए अनाउंस किया है, जिस प्लान का नाम दे रखा है इन्होंने ड्रैगन फ्लाई ड्रोन। ठीक है ना? जो ड्रैगन फ्लाई ड्रोन है, ये मिशन है क्या? ये एक ड्रैगन फ्लाई ड्रोन हेलीकॉप्टर जो है, तो ये जो आपको सैटर्न के सबसे बड़े मून जिसका नाम है टाइटन, उसकी सर्च के लिए वहां पर कि उसके ऊपर अगर लाइफ की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उसकी रिसर्च के लिए ये जा रहा है। ठीक है ना? और ड्रैगन फ्लाई को लॉन्च करने की जो प्रपोजल डेट है वो जो है 2026 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, और उम्मीद है कि 2034 तक ये पहुंच जाएगा, बिकॉज सैटर्न इज अ फार अवे फ्रॉम अर्थ, बहुत ज्यादा दूर है जो सैटर्न हमारे से। ठीक है ना? तो ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है वो है आपके लिए, किसके लिए? वो ड्रैगन फ्लाई मिशन है टाइटन के लिए, और टाइटन जो है सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अब ये एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह के एग्जाम के अंदर ही आ सकती है। फर्स्ट वन देखिए कौन सी है, इंडिया टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030। यहाँ पर इसरो ने कहा है कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेगा। अब ये स्पेस स्टेशन के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास अपना स्पेस स्टेशन है, ऐसी 3 कंट्रीज हैं हमारे से पहले, और जॉइंटली अगर 3 या 4 या 5 कंट्रीज मिलकर बना रही हैं इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम बोल देते हैं, जिनके अंदर एक जॉइंटली इनिशिएटिव है। लेकिन पर्सनली तौर पर यहाँ पर 3 कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके पास खुद का स्पेस स्टेशन है। देखते हैं वो कौन-कौन सी है। तो यहाँ पर जो एक शेड्यूल है गगनयान का, जो कि
फर्स्ट मैन मिशन होगा मून के ऊपर जाने का, तो वो हमारा कौन सा है, गगनयान, मिशन गगनयान। तो जिसको शेड्यूल्ड जो है वो 2022 तक शेड्यूल है। लेकिन जो स्पेस स्टेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि 20 टन का जो इसका ऑलमोस्ट वेट होने वाला है, उसका जो एक वजन होने वाला है, और यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट हैं 15 से 20 दिन रह पाएंगे, जिस स्पेस स्टेशन को हम अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ अदर कंट्री, हम किसी और कंट्री की सहायता नहीं ले रहे। तो 2030 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जिसका जो वजन लगभग 20 टन के आसपास होगा। और वहां पर एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे वो 15 से 20 दिन खुद रह पाएंगे, ठीक है ना। और 400 किलोमीटर अबव द अर्थ होगा ये, ठीक है ना। अर्थ के ऑर्बिट के अंदर 400 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर यहाँ पर हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा, ठीक है ना। और गगनयान जैसे हम 2022 में लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां उसके 5 to 7 आफ्टर द गगनयान, मतलब जो 2030 तक कहा है, ऐसा नहीं है कि 2030 तक का मतलब 2030 में ही करेंगे, 2030 से हम पहले भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि 2022 मतलब गगनयान की जो लॉन्चिंग ईयर है उसके हम 5 से 7 साल के अंदर इसको हम लॉन्च, अपना खुद का स्पेस स्टेशन हम बना लेंगे। और सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट, जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट कंसिडर किए जाते हैं इस अपने इसरो के, तो वो यहाँ पर विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ अदर कंट्री या फिर विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर कंट्री इसको बनाने जा रहे हैं, नॉट बी कोलैबोरेटेड विद अनदर अदर कंट्री ऑफ द स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट। स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट में किसी भी और कंट्री की वो सहायता नहीं ले रहे। आपसे क्वेश्चन में आ सकता है किस कंट्री की हेल्प से हम बना रहे हैं, तो आपको लगेगा हम रशिया या अमेरिका या जापान, इन तीनों में से किसी की हेल्प से बना रहे हैं। तो ठीक है, फर्स्टली स्ट्रक माइंड यही करता है कि हम किसी न किसी एक बड़ी कंट्री का साथ ले रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के अंदर नन ऑफ दीज आएगा, तो नन ऑफ दीज के अंदर आपने करना है, हम किसी की भी सहायता नहीं ले रहे, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको बताते हैं, जिसको हम आईएसएस बोल रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि नासा, अब आपको मैंने कहा था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा उसमें 2 या 3 या 4 एजेंसीज होती हैं, कंट्री हो सकती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली है नासा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है। दूसरी है रोस्कोमोस, जो एक रशिया की स्पेस एजेंसी है। तीसरी जाक्सा, जाक्सा के बारे में हमने पढ़ा था, हैवीएस्ट जो कार्गो स्पेसशिप लॉन्च किया था जाक्सा ने, जापान का। और ईएसए, यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन की है, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कनाडा, तो कनाडा स्पेस एजेंसी। कुल मिला के हमारे पास कितनी है, एक तो है हमारे पास जो है नासा, दूसरी है रोस्कोमोस, तीसरी जापान, फिफ्थ यूरोप की, और फिफ्थ कनाडा की। तो कुल मिला के हमारे पास 5 एजेंसी हैं जो मिलके एक इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन बना रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम खुद का अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करते हैं तो इंडिया वुड बी द यहाँ पर 4th कंट्री बन जाएगी। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रखा है। याद रखना, ऊपर रशिया भी आया है, ऊपर जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स भी आया है, लेकिन याद रखना उस ऊपर वाले में चाइना इंक्लूड नहीं है, चाइना का खुद का अपना पर्सनल है, ठीक है। और अगर ऊपर के अंदर जापान आता है तो नीचे जापान ने अपना नहीं बनाया। थोड़ा सा एक थ्रो स्टडी कर लो कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना, 3 जो साइज के अंदर भी बड़ी कंट्रीज हमसे, आप इन तरीके से याद कर सकते हो, जो साइज में बड़ी हैं, इन्होंने खुद का अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रखा है। और मेजर अगर टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेड कंट्रीज हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, पूरा का पूरा यूरोप जो है वो टेक्निकल अपग्रेडेड है, कनाडा हमसे बहुत आगे है, ठीक है। जापान टेक्निकल के मामले में सबसे आगे बढ़ जाता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में। और रशिया जो और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं, ये तो बिल्कुल इनिशियल कंट्रीज हैं स्पेस मिशंस को चलाने वाली। तो ठीक है, ये मिलकर इंटरनेशनल स्पेस बनाती हैं। और इंडिया अगर आप खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के बाद आपकी चौथी कंट्री बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जो है उम्मीद है कि 2030 से पहले पहले हम ये काम कर देंगे। एक है बर्ड 3 प्रोजेक्ट। बर्ड 3 प्रोजेक्ट क्या कहता है? द बर्ड 3 प्रोजेक्ट इज एक्रोनियम फॉर द जॉइंट ग्लोबल मल्टीनेशनल बर्ड सैटेलाइट प्रोजेक्ट। जॉइंट ग्लोबल मल्टीनेशन बर्ड सैटेलाइट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो कि क्रॉस बॉर्डर जो है, एक तरह से सैटेलाइट एक दूसरे की, नॉन स्पेस फार्मिंग कंट्रीज सपोर्टेड बाय जापान।
अब ये देखिए क्या चीज है, जॉइंट ग्लोबल मल्टी नेशन बर्ड सैटेलाइट प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक तरह से इनिशिएटिव जो लिया गया है, बर्ड का नाम है जो, उसका मतलब ये है कि जिन के नेशंस के पास खुद के सैटेलाइट लॉन्च करने की इक्विपमेंट्स या खुद के सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो दूसरी कंट्री की हेल्प से वो ये काम करेंगे। तो जापान ने यहाँ पर इनिशिएटिव जो है लिया है, जो क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज का मतलब है, जो अपनी कंट्री के बाहर की मतलब दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट को लॉन्च करने का। तो बर्ड 3 प्रोजेक्ट जो है वो कौन चला रहा है, वो जापान, जो जापान का क्यूशु जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और एक श्रीलंका है, और एक नेपाल है, और एक जापान है। 3 तो इसके अंदर कंट्री है और चौथा जापान का इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब जैसे आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया मैंने कि श्रीलंका और नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर आपको उन सैटेलाइट के बारे में बात आ जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च किया है, जिसमें नेपाली सेट 1 और रावना 1 था। ठीक है ना, रावना 1 जो श्रीलंका का है, और जो नेपाली सेट 1 है, ये आपका नेपाल का पहला सैटेलाइट है। ठीक है, चाइना ने पहला सैटेलाइट सूडान का लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज वो वाली हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना और जापान तो ऐसी कंट्री होगी जो इस काम में बहुत आगे हैं, और श्रीलंका, नेपाल, जिनका सूडान, ये वो वाली कंट्रीज जिनका खुद का एक भी सैटेलाइट नहीं था, तो इन्होंने उन्हीं कंट्रीज की हेल्प ली है जो इस काम में काफी आगे हैं। तो अगर बर्ड बर्ड प्रोजेक्ट आ जाइए तो जापान के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नासा ने, नासा का एक जो क्यूरियोसिटी रोवर है, इसने मार्स के ऊपर मीथेन गैस की एक बहुत अच्छे वॉल्यूम की वहां पर खोज की है। तो मीथेन की खोज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? एक यह भी कहा जाता है कि जहां पर मीथेन होती है तो इन फ्यूचर लाइफ की पॉसिबिलिटी वहीं पर बनती है, जैसा कि अर्थ के साथ हुआ था। ठीक है ना, तो वहां पर एक मीथेन को मेजर किया गया है, रेड प्लेनेट मतलब मार्स का दूसरा नाम है रेड प्लेनेट, उसके ऊपर और अबाउट 21 पार्ट्स पर बिलियन यूनिट्स बाय वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम है काफी बड़ा वॉल्यूम माना जा रहा है। और ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट या एक्साइटेड है कि माइक्रोबायल लाइफ जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स होती है एक मीथेन का। माइक्रोबायल लाइफ कौन सी होती है? जो छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में, और वो ही इस मीथेन का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मीथेन को हम किसी और जो होती है रॉक्स और वाटर की अंडर वाटर या अंडर द रॉक्स, यहाँ से भी वो इंटरेक्शन से ये बन सकती है। तो अगर बैक्टीरिया और वो सब कुछ वहां पर हैं और मीथेन को जनरेट या प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कहीं कुछ समय बाद वहां पर जीवन की पॉसिबिलिटी बन सके, बिकॉज अर्थ के ऊपर भी मीथेन का एक बहुत बड़ा, जब अर्थ की इवोल्यूशन हुई है, अर्थ बनी है, तो उस टाइम भी ये कहा जाता है कि वहां पर मीथेन का बहुत बड़ा एक वॉल्यूम अर्थ के ऊपर भी था। ठीक है, तो आज इस पार्ट के अंदर हम एक बार इतना ही करते हैं। तो कनेक्टेड रहिए, तो इसके साथ मेरे साथ जुड़ते रहिए। अगर कोई भी आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।